Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So now we will be discussing this topic, functions of level of management, from the chapter Nature and Significance of Management. So a quick revision about what we did in the last class. So it was all about management क्या होता है, effectiveness क्या है, efficiency क्या है, importance की थी हमने. importance में कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था, headings मार्क कराई थी, ग्रुप गोल्स, ठीक है. और उसके बाद था हमारा एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, इंक्रीजेज एफिशिएंसी. फिर ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है. एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट था हमारा. फिर उसके बाद हमारा था डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना. एंड उसके बाद हमने ये किए थे इसके फंक्शंस में क्या क्या थे: गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इंटेंजिबल. तो इनमें क्या क्या था? गोल ओरिएंटेड मतलब गोल होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके टुवर्ड्स सभी वर्क करते हैं. देन परवेसिव वाला क्या था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होता है, चाहे वो बिज़नेस हो, नॉन बिज़नेस हो, जैसा मर्जी उसका साइज़ हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, मैटर नहीं करता. देन उसके बाद मल्टी डायमेंशनल किया था हमने, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या था कि हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्कूल जो है वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्क करने को एग्जिस्ट करती है, और हमारी जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, इसको गोल्स टू बी अचीव्ड जो होते हैं, वर्क को गोल्स टू बी अचीव्ड की फॉर्म में, मतलब टारगेट्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या था कि लोगों से काम कराना बहुत टफ चीज़ है, तो हमें उनकी नीड्स को भी देखना होता है, और उनकी एज अ ग्रुप जो है वो उनको भी हमें फुलफ़िल करना होता है. फिर कंटिन्यूअस में वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और इसमें हमने ये भी किया था कि जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा साइकिल जब हो गया, हमारा प्लान जब इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद कंट्रोलिंग के बाद दोबारा हम कुछ नया प्लान करते हैं कुछ अचीव करने के लिए. फिर ग्रुप एक्टिविटी था कि सभी टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद डायनेमिक फंक्शन था कि मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बदलती रहती है, उसके हिसाब से हमें अडेप्ट करने में मैनेजमेंट ही हेल्प करती है. देन उसके बाद इंटेंजिबल फोर्स, मतलब जो देख नहीं सकते, जो हम मेजर नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन पता कब लगता है, जब टारगेट्स जो हैं अचीव हो जाएं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश होते हैं, और आप ये कह सकते हो कि क्योस नहीं होती, बेसिकली ऑर्डरलीनेस और कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है. देन उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किए. तो मैनेजमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था, हाँ. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग मतलब पहले ही डिसाइड कर लेना व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन. मैंने आपको बताया था चॉकिंग आउट प्लान्स, मतलब आपने ये सोच लेना कि बिज़नेस स्टडीज़ में आपको अच्छे नंबर लेने हैं, तो कैसे लेने हैं, हम केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे. तो ये मैंने प्लान बना के रख लिया है पहले से ही. ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पहले इन सभी को लेकर एक हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं, एक ही जगह पर इसको लेके आने को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. मूविंग ऑन, स्टाफिंग क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब, मतलब जिसकी ज़रूरत है, जितने बंदों की ज़रूरत है उतने ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं और उससे कम भी नहीं लगाने हैं. अगर कम है तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उनकी हम सिलेक्शन करेंगे. तो ये आगे जाके चैप्टर्स में आएगा, मैंने आपको आगे भी बताया था, पहले बताया था कि इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल्ड वे में जब चैप्टर्स आएंगे वो वाले. मूविंग ऑन, डायरेक्टिंग में क्या होता है, जिसमें ये क्या करती है, ये वाले जो फंक्शन है ना, जहाँ पे इनिशिएट होता है एक्शन, बाकी तो सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करते हैं एक्शन के लिए, इसमें इनिशिएट होता है एक्शन. इससे स्टार्ट होता है, लोगों को हम मोटिवेट करना शुरू करते हैं, गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना. तो ये डायरेक्टिंग का पार्ट है. फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड सेट को हमें
कंपेयर करना होता है और अगर कोई डेविएशन हो तो उसे ठीक करना होता है. मूविंग ऑन, functions of levels of management. What is levels of management? It is a hierarchy. What it is? It is a hierarchy in which we have these kind of level, top level, then we have middle level and we have lower level. So top level, middle and lower, ये तो आपको पता लग गया. लोअर को हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं, यहाँ पे शॉप फ्लोर भी बोलते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ में आ सकती है. तो ऐसे वर्ड्स ना, कीवर्ड्स याद रखा करो. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? दे आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें आते क्या क्या हैं देखो. इसमें ये लोग आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन आता है. सी, इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपने पढ़ा है ये 11th में. कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, है ना. सॉरी, नॉट शेयर होल्डर्स, ये यहाँ पे मत लिखें, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, देन चेयरपर्सन, ये भी होते हैं यहाँ पे, लिख लें आप. देन आप लिख लें डायरेक्टर्स, देन इसके बाद आप लोग लिख लें CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. देन इसके बाद आप लिख लें CFO, राइट. तो ये सब आते हैं. ये पहले मतलब जब आपने पेपर में से प्रेजेंट करना है, पता है कैसे प्रेजेंट करना है? रुको मैं आपको बताती हूँ. ये देखो, आप पेपर में आपको ब्लैक कलर से ये पिंक से बता रही हूँ. पेपर में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस पे लिखेंगे टॉप, इस पे लिखेंगे मिडल और इस पे लिखेंगे लोअर. अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है ना, कई बार पूछ लेते हैं कि आप डायग्राम बना के बताओ. वैसे भी अगर आप ऐसे करो ना, इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे. तो आप ऐसे बताना टॉप. अब इसके आगे ऐसे हाइफन बनाना, मैं आपको बताती हूँ. इसके आगे हाइफन बनाना एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखना BOD, देन CEO, CFO, डायरेक्टर. ठीक है, यहाँ पे लिखना. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इनके टॉप लेवल के ना बेसिक फंक्शंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार. ये क्या करते हैं देखो, इट फॉर्मुलेट्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. ये लोग ही हैं जो कि बताते हैं कि हमने किसके टुवर्ड्स कौन से गोल्स हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, सब कुछ यही बताते हैं. ठीक है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इनके ऊपर आप ये सोचो कितनी ज़्यादा ड्यूटी है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी. ठीक है, मूविंग ऑन. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. ये रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस एक्टिविटीज़ देखने के लिए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, ये देखने के लिए. ठीक है, देन दे मेंटेन द कंटैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. ये आपको पता ही है कैसे रखते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, है ना. मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल, हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे. ठीक है, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को. टॉप लेवल के अंदर आप एक फंक्शन या दो फंक्शन जो मैं बोलने वाली हूँ वो ऐड कर लो. पहला है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना एक और पॉइंट, दे अरेंज men, material, machinery and other resources. They arrange men, machine, material and other resources. Moving on.
मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है आप पूछेंगे, इसमें देखो कौन कौन आते हैं। मिडल बताया था ना मैंने, ट्रायंगल में सेकंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं परचेज मैनेजर, आपका सेल्स मैनेजर, देन जनरल मैनेजर जो है, एक यहाँ पे नोट कर लो, जनरल मैनेजर यहाँ पे आता है ना कि यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है। देन यहाँ पे आप लिखेंगे, मैंने कौन से बताए थे, परचेज, सेल्स, फाइनेंस मैनेजर और जनरल यहाँ पे बोला था मैंने, ये हमेशा याद रखना। इसमें एक ऐड कर लो जहाँ पे लिखवाए थे मैंने। मिडिल लेवल में अब लिखो सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट। और मैंने क्यों इस पे फोकस किया वो भी बाद में बताऊंगी, क्योंकि इससे भी रिलेटेड है, कुछ लोअर लेवल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एज अ लिंक, एज अ लिंकिंग पिन एक्ट करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अब इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। They serve as a link between top level and lower level management. They are responsible for implementing and controlling the plans and strategies developed by the टॉप मैनेजमेंट। इन्हें इम्प्लीमेंट करने होते हैं प्लान्स, प्लान्स तो बन गए हैं, टॉप लेवल ने बना दिए, लेकिन अब इसे इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो ये कौन करेगा, ये लोग करेंगे, मिडिल लेवल वाले, ठीक है। दे इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी स्टाफ, अगर नहीं है तो आपको पता ही है, मैंने बताया था स्टाफिंग से रिलेटेड फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह शुरू हो जाती है। दे असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देयर पर्सनल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं ये लोग, है ना। फिर दे मोटिवेट द पीपल टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देकर, प्रमोशन दे दी, या फिर सर्टिफिकेट्स दे दिए, या फिर रिकग्निशन ऐसे ही दे दी, फिर करियर एडवांसमेंट हो गया, जॉब इनरिचमेंट हो गया, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, दे कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें कोऑपरेट करके चलना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं, है ना। मूविंग ऑन, लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस अंडर द अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू देम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उससे बाहर ये लोग काम नहीं कर सकते। और लोअर लेवल को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कीवर्ड, इसको हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं और शॉप फ्लोर भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोर लेवल, शॉप फ्लोर ऐसे बोलते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ तो दे डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब उनको सुपरवाइज करते हैं। देन दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर एंड मिडिल लेवल मैनेजर। ये भी बता दिया था कि ये लोग उसी अथॉरिटी में काम करते हैं और ये भी एज अ लिंक है, वर्कर्स इनके नीचे लगे होते हैं, तो ये एज अ लिंक एक्ट करता है बिटवीन द वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स। दे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। इसमें आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सीखेंगे, ठीक है। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड दे इंश्योर दैट द गुड वर्किंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। वही ग्रोथ डेवलपमेंट वाली एक पॉइंट और आप ऐड करेंगे, इसमें लिख दो ग्रीवियंसेस। दे हैंडल द ग्रीवियंसेस एंड ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, या फिर मिडिल लेवल मैनेजर, ये लिख देना। अब मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे प्लांट सुपरिटेंडेंट, मैंने कितना ज़्यादा फोकस किया था इस पे, और फोरमैन भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो वो चीज़ इसमें भी आती है लोअर लेवल में, पर इसमें अकेला सुपरिटेंडेंट लिखा होगा। यहाँ पे लिखा होगा फैक्ट्री फोरमैन, प्लांट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे सीधा सुपरिटेंडेंट या फिर फोरमैन, ठीक है। मूविंग ऑन,
ये आपको समझ आ गया, आई होप सो। मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी बता दिया है, ट्रायंगल बनाना है, हायरार्की भी बता दी है, क्या होता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, सारा कुछ बता दिया है। इसका कीवर्ड्स भी बता दिया है, फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं आर्ट क्या है, आर्ट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ना ऐसे लिखी हुई, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अब ये कहता है कि नेचर क्या है बेसिकली मैनेजमेंट की, क्या वो एक आर्ट है, कैन वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो चलो देखते हैं क्या हम इसे कह सकते हैं या नहीं। तो ये देखो यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं जिसके भी हाफ पे हम इसे आर्ट कह सकते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट जो है, पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट की बात करते हैं। आर्ट में ना बहुत सारा लिटरेचर प्रेजेंट है, चाहे हम वो डांस ले लें, चाहे हम म्यूज़िक ले लें, चाहे हम एक्टिंग ले लें। तो आपको जर्नल्स मिल जाते हैं, आपको बुक्स मिल जाती है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी हुई है इन चीज़ों के बारे में। दैट टू इज़ गिवन बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। सेम चीज़ जो है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स भी देते हैं, वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, जर्नल्स देते हैं जिनसे आप लर्न कर सकते हो चीज़ों को साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये वाला जो है, इस पे आप टिक लगाएंगे, रेड टिक। अब रेड टिक लगाएंगे अगर है, आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे कॉलम बना सकते हैं और उस पर ऐसे रेड टिक लगा सकते हैं कि येस, मैनेजमेंट का ये हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमारे आर्ट के एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज से मैच होती है। इस फीचर को हम मैच करते हैं इससे। मूविंग ऑन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब, देखो मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया, बट आर्ट कैसे करती है। हाँ मैनेजमेंट करती है, वो बाद में देखेंगे ना, पहले आर्ट देखते हैं कैसे करती है। तो देखो कोई भी डांसर है, वो ए डांसर, लेट इट बी कि हम लेते हैं देयर आर टू डांसर्स ए एंड बी। तो जो ए है उसको क्लासिकल बहुत पसंद है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बी है उसको वेस्टर्न डांस फॉर्म पसंद है। तो वो जब डांस करेंगे तो उनका वे, अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। चलो हम क्लासिकल के दो ले लेते हैं, टू क्लासिकल डांसर्स, so they will vary their dance, they will vary themselves in performing things. So basically this is what means this personalized application means, ठीक है। Moving on, based on practice and creativity. So ये वाले पे भी टिक लगाएंगे, इस पे लगा हुआ था, इस पे भी लगा दिया। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इट मीन्स दैट जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उस चीज़ में आप बेटर हो जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ये चीज़ मैनेजमेंट में भी आती है। बार बार जब मैनेजर अपनी इसको हम कह सकते हैं कि ओके, इसमें मैंने आई गेस ये नहीं बताया था अभी आपको, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि मैनेजमेंट में ये फीचर क्यों अप्लाई होता है। क्योंकि देखो मैनेजर जो है ना, वो भी अपना खुद का स्टाइल यूज़ करते हैं, खुद अपनी तरफ से वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेकर आता है, डिसाइड करते हैं। तो इसमें भी एप्लीकेबल है, ये मैं आई गेस बताना भूल गई थी, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सो इसमें हम यही बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी जो है वो परफेक्ट कर देती है इंसान को। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी नीटनेस होगी किसी भी चीज़ में, या फिर उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, ये फीचर एप्लीकेबल है बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, परफेक्टली कह सकते हो, क्योंकि मैनेजर भी जो है ना उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो वो भी अपने तरफ से देखते हैं कि हम भी अपना बेस्ट दें, तो उसको करने के लिए वो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। हर मैनेजर का स्टाइल ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, तो मतलब ये आर्ट तो है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। अब हम ये देखेंगे, इज़ मैनेजमेंट एंड साइंस, इज़ मैनेजमेंट अ साइंस।
अब सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे ऐसे, अगर पेपर में आता है ना आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी of knowledge that explains certain general truth and operations of general law. यहाँ पे लिख लेना, and operations of general law. So systematized body means systematic चीज़ें हैं। इसके functions पे चलते हैं, उससे better understanding होगी आपको। तो features पहला है systematized body of knowledge। तो अगर हम बात करें साइंस की, तो वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज बनी हुई हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं साइंस के जो कि हम पढ़ते हैं और वो बिल्कुल स्टैटिक रहते हैं एक तरह से। तो मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इस पे टिक लगा, एक बार मैं टिक लगा दूँ ताकि आपको भूले ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका चाहे तो। अब देखो ये जो है एप्लीकेबल है, मैंने टिक लगा दिया, क्योंकि मैनेजमेंट में भी थ्योरीज होती हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो ना, आईआईएम्स वगैरह में, तो वो भी आपको पूरे प्रिंसिपल्स बताते हैं, पूरी थ्योरीज ऐसे करवाते हैं, जर्नल्स बनते हैं इसके ऊपर, और वो दिए किसने होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने ही दिए होते हैं। मूविंग ऑन, ये वाला एप्लीकेबल है, इस पर टिक लगा दें। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन इन द सेंस कि इसमें सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको एज अ प्रिंसिपल हम लागू करते हैं। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, तभी उसे एज अ प्रिंसिपल बनाया जाता है। नहीं तो अगर वो सेम रिजल्ट्स नहीं यील्ड कर रहा तो फिर वो आपको एज अ प्रिंसिपल नहीं बताएंगे, वो एज अ प्रिंसिपल उसे नहीं कंसिडर करेंगे। और मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं होती, मतलब ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डील करती है ह्यूमंस के साथ, और ह्यूमंस जो होते हैं बड़ा परप्लेक्स्ड नेचर होता है उनका, कंफ्यूजिंग, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट मीन्स द सेम कंफ्यूजिंग। तो परप्लेक्स्ड और एम्बिवेलेंट बिहेवियर होता है ना ह्यूमंस का, तो वो स्टैटिक नहीं होते, उनका बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 100% एप्लीकेबल तो नहीं है, इस पे आप क्रॉस मारेंगे। अगला है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इस पे भी सेम चीज़ आ जाएगी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि हमारे जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हैं स्टैटिक हैं काफ़ी। साइंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्टैटिक हैं, सेम जो है ऑल ओवर यूनिवर्स चलते हैं। बट यहाँ पे ये डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल का बिहेवियर क्या है? डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो टिक, ये टिक 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 टिक, क्रॉस क्रॉस। तो इसे हम क्या बोले अब? मतलब साइंस के तो ये 2 फीचर्स नहीं हुए, बट एक फीचर ये एप्लीकेबल है, तो इसे हम ऐसे थोड़ी बोल सकते ये साइंस नहीं है। इसमें एक तो है ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, बट ये भी है कहीं ना कहीं, हल्का बहुत तो ये भी है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट साइंस। ये लिख लें अपनी नोटबुक में, इनएग्जैक्ट साइंस। या फिर आप इसे बोलते हैं सोशल साइंस, या फिर इसे बोलते हैं सॉफ्ट साइंस। सॉफ्ट साइंस, ठीक है, ये लिख लें अपनी नोटबुक्स में। ओके, मूविंग ऑन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फीचर्स पे बाद में आते हैं, पहले ये देख लें कि होता क्या है।
तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन के अंडर क्या आता है आपको पता है, आपने ये 11th में पढ़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सीएस होते हैं, ये सभी ना प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। दीज आर प्रोफेशनल डिग्रीज, दे रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, हमने आपको याद हो अगर 11th में, तो हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के करेक्टरिस्टिक्स किए थे। उनमें से बिजनेस में हमने ये कहा था कि इसके लिए आपको कोई वो नहीं चाहिए होती जनरल डिग्री, कोई भी बन सकता है, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशन में है कि नहीं है? है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है? है, बिल्कुल है। रिज्यूमे क्यों देते हो अपना, सीवी क्यों देते हो अपना? इसीलिए देते हैं ना, इसमें चाहिए होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब फीचर्स से इसको मैच करके देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ जी, प्रोफेशन में तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, इसके ऊपर बुक्स भी होती हैं इवन। तो यस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बट क्या ये एप्लीकेबल है मैनेजमेंट में? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी आईआईएम्स में अगर आप जाते हो, आईआईएम इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो उसके ऊपर इतने सारे जर्नल्स है, इतनी थ्योरीज लिखी हुई हैं, तो यस इट इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब इसमें आप क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड पॉइंट है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एग्जामिनेशन। ये लिख लो प्लीज, इट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ सर्टेन पीपल on the basis of examination। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में मैंने अभी आपको क्या बताया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हमने 11th में किया था। तो बिज़नेस में कोई नहीं चाहिए होता, मैनेजर है बिज़नेस में, किसी बिज़नेस में अगर किसी ने मैनेजर बनना है ना, किसी के हेल्प करानी है, मैनेजमेंट करनी है, तो इट डज़ नॉट नीड एनी क्वालिफ़िकेशन। मैंने अभी बात की थी, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता एंट्री, तो ये वाला क्रॉस। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर मैं बात करूं मेडिकल के बच्चों की, मतलब मेडिकल स्ट्रीम की, पीसीएम है ना, पीसीएम पीसीबी ऐसे बोलते हैं, तो उनको तो ना अपने आप को, अगर उन्होंने डॉक्टर बनना है सपोज़, तो उनको एम्स में उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है। अगर मैं सीए की बात करूं, तो उनको आईसीएआई के साथ करना पड़ता है ना, रजिस्टर कराना पड़ता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। और अगर मैं लॉयर्स की बात करूं, तो उनको किससे कराना पड़ता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है, ऑल्दो एग्जिस्ट करती हैं एसोसिएशंस, जैसे मैंने आपको बताया एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसका कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं है। सिंस लीगल सपोर्ट नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये क्रॉस है ना। मूविंग ऑन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके बारे में क्या कहें? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर्स होता है ना, वो ओथ लेते हैं कि हम जो है अपना प्रोफेशन जो है उसको हम वो मानते हैं, हमें करना पड़ेगा। आपको ना 12th में एक चैप्टर आएगा इंग्लिश में, द एनिमी, इंग्लिश का एक चैप्टर है विस्टास बुक का। तो उसमें यही बताया हुआ है कि सदाऊ है एक लड़का, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि इंग्लिश क्लास नहीं है।
सदाओ है, तो वो डॉक्टर था और उसके ना घर के बाहर बीच पे एक उसको घायल यूएस नेवी ऑफिसर दिखता है, नेवी ऑफिसर दिखता है। तो वो उसको ना बड़ा डायलेमा हो जाता है, उसकी पत्नी भी साथ होती है, उसको डायलेमा हो जाता है कि मैं इसे बचाऊं या ना बचाऊं। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके एथिक्स उसको ये सिखाते हैं, वो डॉक्टर है तो उसको इलाज करना चाहिए उसका पहले। वो सोचता है, उस टाइम पे ना अमेरिका और जापान दोनों वॉर पे थे, तो वो सोचता है कि अगर मैंने इसे अपने घर पे शेल्टर दे दिया तो मैं ट्रेटर कहलाऊँगा। बट वो किसी तरह ऐसी काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ तो आपको वो भी बताऊँगी, बट अभी हम बिज़नेस ही कंटिन्यू करते हैं। बट उसमें यही था कि वो डॉक्टर होने के नाते उसने अपना प्रोफेशन का जो वो था उसे उसने फुलफ़िल किया। उसके एथिक्स उसे ये नहीं कहते कि घायल इंसान को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दो। उसने उसकी ट्रीटमेंट की और उसको बाद में फिर जाने दिया। वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? अगर मैं इंग्लिश आपको बताऊँ, अगर सिखाऊँ या पढ़ाना शुरू करूँ तो। हाँ, तो बस यही है कि डॉक्टर्स को लेना पड़ता है, जैसे मैंने बताया सदाऊ जी का, है ना? तो डॉक्टर्स को कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो जो है ओथ लेनी पड़ती है, तो उनको ऐसे करना ही पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट में ऐसे कुछ नहीं है, होगा ओथ होंगी लेकिन लीगल सपोर्ट नहीं है। अगेन आप यही लिखेंगे कि लीगल सपोर्ट नहीं है, ठीक है? मूविंग ऑन, सर्विस मोटिव, लाइक अदर प्रोफेशनल द गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स कि देखो, अगर मैं बात करूँ लॉयर की, लॉयर का काम क्या है? अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, जस्टिस दिलवाना, है ना? ऑन द अदर हैंड जो मैनेजर्स होते हैं ना, या मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, हमने पढ़ा था ना, हमने ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स करे थे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू। ये सही बोला है मैंने? गलत बोला बच्चा, रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है? ये चीज़ें बहुत बच्चे करते हैं, क्रैम मत करो। रेवेन्यू होता है कि आपको कितना जनरेट हो रही है आपकी इनकम, और कॉस्ट होती है कि आपके खर्चे कितने लग रहे हैं। तो कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स बिजनेस जो है वो चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए कि रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हमारी इनकम जो हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये गलती मत करना, पेपर में काफ़ी बच्चे करते हैं, ठीक है? हमेशा याद रखो, आर शुड बी ग्रेटर देन सी प्रॉफिट्स में। ये गलती नहीं होनी चाहिए, केस स्टडीज़ वगैरह में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? याद रखना। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम थे सर्विस मोटिव पे ना। सर्विस मोटिव में मैंने क्या कहा कि वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में। अब आप साइन लगा लो, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको हर चीज़, आप साइन लगा लो एक बार। तो इसमें ये था टिक, ये था क्रॉस, ये था क्रॉस, ये था क्रॉस और ये था क्रॉस। तो क्या हम अब कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट है? ये नहीं करता, लेकिन अब ये भी ना मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोफेशन की ओर चलने लगा है। तो अब लिख देना कि मॉडर्न वर्ल्ड में ना अब काफ़ी हद तक जो मैनेजमेंट है वो भी प्रोफेशनलाइज्ड होने लग गई है, ठीक है? तो आप ये भी लिख सकते हो, कंक्लूजन जो मैंने बताई वो भी लिख सकते हो। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लिखनी है बुकिश, जो मैं बता रही हूँ वो भी लिख सकते हो, ठीक है? तो गाइस, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, अब वीडियो को हम एंड करते हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक रह गया, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये देखो ना, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किए थे, डायनेमिक, गोल ओरिएंटेड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डैड गॉट माई ईमेल आईडी पासवर्ड चेंज्ड, और ये ऐसे, इसको ना नेमनॉनिक्स कहते हैं, नेमनॉनिक्स, है ना? तो आप ये कर सकते हो। प्रीफेस इसका दिया हुआ है, सारे दिए हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ना ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले पेज का ले लो, ये वाला। थोड़ी देर मैं पॉज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
सेकंड का भी ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक साथ भी इनका ले लो, मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं, ठीक है। और ये जो है ना माइंड मैप में, ये मैंने एक पेज पे ऐसे प्रिसाइज काफ़ी लिखा हुआ है, तो उसकी मैं आपको भेज दूँगी। अगर आपको ये करना है आप इसका कर लो, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, वन टाइम समरी। ये जो मैं अभी करा रही हूँ डिटेल्ड है। अगर आपको पेपर से एक दिन पहले करना है तो उसके लिए भी आई हैव दैट 1 पेज समरी एंड आई विल अपलोड द वीडियो, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब कोऑर्डिनेशन जो है हमारा ये टॉपिक रह गया है बस, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। So I hope you guys like my video, and don't forget to subscribe the channel. If you like the videos, then do not forget to comment. I'll make more videos, and stay tuned. Bye bye.